नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 14 अप्रैल 2022 है। हमारे टेबल के ऊपर हैं चार इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। इंडिया और चाइना के साथ जुड़ा हुआ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा हटके हैं, थोड़ी कड़वी बातों के बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। एजुकेशन के साथ जुड़े हुए दो आर्टिकल्स हैं, इंडियन एक्सप्रेस और पायोनियर के। दोनों एक ही विषय पर बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों को मिला दे तो हमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं। और लास्ट में हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी मुक्त भारत। कल जो मैंने आपको प्रश्न पूछा था उसका राइट आंसर है 150 रुपीज। हाल ही में हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस चीज का क्लैरिफिकेशन दिया है कि एक प्राइवेट कोविड वैक्सीनेशन सेंटर जो हैं वो सर्विस चार्ज के रूप में मैक्सिमम आपसे 150 रुपीज ही ले सकता है। बेजिंग्स मूव इंडियाज टर्न, द हिंदू का ये आर्टिकल है। अगर पिछले कुछ हफ्तों की बात करें, एक दो महीने की बात करें, फरवरी से आप पकड़ लीजिए। एंड व्हेन आई से फरवरी, आई एम टॉकिंग अबाउट जब से रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, तब से भारत का जो एक एंगेजमेंट है दुनिया के अलग अलग देशों के साथ, या फिर आई वुड से कि दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं वो भारत के साथ एंगेज हो रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। Because Prime Minister Modi was the first one to give a call to Russian President Vladimir Putin after this invasion. जब से ये रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध स्टार्ट हुआ, तो ग्लोबल लीडर्स की बात करें तो जहां तक मुझे पता है, जहां तक मेरी नॉलेज है, जहां तक मुझे याद है, इट वाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो पहले से लीडर थे जिन्होंने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर एक बातचीत की। और बहुत सारे यूनाइटेड नेशंस के जो रेजोल्यूशंस रहे हैं तो उसमें भारत एब्स्टेन रहा है। इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था कि भारत जो है वो दोनों पार्टीज के साथ मिलकर बातचीत करना चाहता है। भारत किसी भी एक देश के पक्ष में नहीं रहना चाहता है। एंड यू कैन ऑल्सो से कि भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी काफी डिस्प्ले की है। अब जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जब हम इंडो पैसिफिक को देखते हैं यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यूएसए के लिए एक सेंटरपीस, एक इंपॉर्टेंट देश जो बन जाता है, दैट इज इंडिया। बहुत सारे रीजंस हैं। ऑफ कोर्स क्वाड का मेंबर है भारत, और इंडिया के भारत और यूएसए के रिलेशनशिप अपने आप में बहुत ही डीप है, बहुत ही इसका स्पेक्ट्रम वाइड है। कल भी हम इसके बारे में बात कर रहे थे। हाल ही में 2+2 मीटिंग हुई और उस मीटिंग में भी आप देखिए कि यूएसए का जो एक एटीट्यूड है भारत के साथ डील करने का, वो थोड़ा अलग था, इजंट वो हार्श नहीं था। उन्होंने हमारी चीज़ों को, कंडीशंस को समझा, हमें समझा, बहुत सारे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। तो थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट गुड एज फार एज इंडिया यूएसए रिलेशन इज कंसर्न्ड। फिर जापान के प्राइम मिनिस्टर भारत की यात्रा पर आए हुए थे। ऑस्ट्रेलिया और भारत के प्रधानमंत्रियों ने एक वर्चुअल समिट की और इंटरिम ट्रेड डील साइन की गई। फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है। इसको लेकर, ये दोनों चीज़ों को लेकर मैंने वीडियोस भी बनाए हैं, नहीं देखे हैं तो डू चेक इट आउट, इट इज़ अवेलेबल ऑन दिस चैनल। और क्वाड पार्टनर्स जो हैं वो रशिया को कंडेम्ड कर रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन की निंदा कर रहे हैं, और यूक्रेन को मिलिट्री एड भी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इस स्क्वाड का मेंबर होने के बावजूद भी, और यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये तीन यानी कि मेजॉरिटी क्वाड के मेंबर्स जो हैं वो इस दिशा में जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए भारत जो है वो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर को वेलकम किया, और यहाँ पर वो आए। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब से मुलाकात हुई, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। तो अगेन वी कैन सी कि भारत ने अपनी एक स्वतंत्रता, जिसको कहते हैं सामरिक स्वतंत्रता या फिर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, को यहाँ पर डिस्प्ले किया है। और हमने ये भी कहा है कि रशिया हमें डिस्काउंट में ऑयल दे रहा है, तो हम थोड़ा ऑयल और ज़्यादा ऑयल जो है वो रशिया से खरीदने के लिए सोच रहे हैं। और दोनों देश, रशिया और इंडिया जो है वो डॉलर बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम से हट के एक बायलैटरल ट्रेड पर फोकस कर रही है, जहाँ पर रूबल पर फोकस कर सके। यानी कि एक दूसरे के साथ जो बिजनेस कर रहे हैं तो हम उनको रुबेल में पे करेंगे, वो हमें रुपी में पे करेंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जा रही है। अगेन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का एक सिग्नल है। अब मैं बार बार ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चाइना जो है वो अभी तक भारत को एक पर्टिकुलर लेंस से देख रहा था। वो यही देख रहा था कि
भारत जो है वो यूएसए को सारी चीज़ें मीन्स यूएसए जो कहता है वो चीज़ भारत करता है, और यूएसए की पॉलिसीज़ जो हैं उसका एक इम्पैक्ट भारत पर है, और भारत को एक प्रकार से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है यूएसए, या फिर इंडिया जो है वो टोटली यूएसए की अम्ब्रेला के तहत चला गया है और उसकी टीम में चला गया है। अकेला या फिर इंडिपेंडेंट भारत सोच नहीं सकता वगैरह वगैरह। लेकिन अब ये जो चीज़ें भारत ने की हैं, तो अब बेइजिंग भी सोच रहा है कि भारत के साथ जो है वो कैसे डील किया जाए। आपको पता होगा कि, और पता ही होना चाहिए क्योंकि इस टॉपिक को हमने डिस्कस किया था, लेकिन अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो शायद आपको ना पता हो, रेगुलर स्टूडेंट्स को तो पता ही होना चाहिए। फॉरेन मिनिस्टर यांग यी, जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो मार्च में भारत की यात्रा पर आए हुए थे। और द थिंग इज कि यहां पर उनकी जो यात्रा है उसके बारे में भले ही हमें ये लग रहा हो कि चाइना भारत से डर चुका है, ये वो एक्सेट्रा, ऐसा नहीं है। वो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक जो उनकी एक जो थिंकिंग है उसको शायद रिसेट करने के लिए आए थे। लेकिन रियलिटी अगर हम देखें तो देखिए, आज भी 90,000 जितने सोल्जर्स दोनों आर्मीज ने लद्दाख रीजन में डिप्लॉय किए और पिछले 2 सालों से वो यहाँ पर हैं। और ऐसे समय में मीन्स जैसे कट थ्रॉट कंपटीशन में 2 देश एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, इतनी ज्यादा राइवलरी है, संबंध जो है, रिलेशन जो है, उसमें कड़वाहट आ चुकी है। और ऐसे समय पर फॉरेन मिनिस्टर यात्रा पर आते हैं तो दैट इज ए गुड थिंग, नो डाउट अबाउट इट। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन दोनों देशों के बीच में 15 राउंड्स यानी कि 15 बार नेगोशिएशंस हो चुके हैं, और ये भी सीनियर मिलिट्री कमांडर्स के बीच में। और आज भी चाइना जो है वो हमारी कुछ टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है। From other such areas, both the armies have disengaged, that is, moved their soldiers a couple of miles behind, but there have been no de-escalation, that is, they have not moved the troops to their bases. हाँ, कुछ ऐसे regions हैं जहां पर चाइना वापस चला गया है, भारत वापस चला गया है, लेकिन अभी भी सोल्जर्स जो है वो अपने बेसिस में नहीं, बेसिस यानी कि दे हैव गॉन फ्रॉम देयर, ऐसा नहीं है। अभी थोड़े माइल यहाँ पर बॉर्डर है लेट्स से, या फिर यहाँ पर खड़े हुए थे तो अब यहाँ पर खड़े हुए हैं, राइट। ये इंडिया है, ये चाइना है, तो यहाँ पर खड़े हुए हैं। लेकिन पहले जो यहाँ थे तो इससे थोड़े पीछे हट गए, लेकिन अपने बेसिस पर वापस नहीं चला गया है। दैट मीन्स कि एक स्टैंड बाय मोड पर है। तो ये चीज आपको समझनी है कि स्टैंड बाय मोड पर है, कभी भी ये यहां से यहां तक आ सकते हैं। ओके, चाइना कंटिन्यूज टू ऑक्यूपाई एटलीस्ट 3 सच एरियाज। 3 ऐसे एरियाज हैं जो आज भी चाइना ऑक्यूपाई कर रहा है। एस जयशंकर साहब जो हैं, उन्होंने अप्रैल 2020 से जो स्टेटस क्यो था तो उसकी डिमांड नहीं की है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी मच। मीन्स ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझना चाहिए कि ऊपर ऊपर से जो चीजें नजर आ रही हैं, डीप लेवल तक जब हम चीजों को देखते हैं तो पता चलता है कि भारत इतना स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन नहीं कर रहा है, और यह चिंता का विषय है। एस जयशंकर डिड नॉट डिमांड द रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस क्यो एंटे ऑफ अप्रैल 2020 इन लद्दाख। और जो कंडीशन भारत ने रखी कि अगर इंडिया चाइना के टाइज जो है वो नॉर्मल करने, क्योंकि वेंग यी जब यहाँ पर आए तो उन्होंने नॉर्मलाइजेशन की बात की, उन्होंने ये भी कहा कि बॉर्डर के इश्यू को साइड में रखते हैं, बिजनेस पर फोकस करते हैं वगैरह वगैरह। तो भारत ने क्या कहा पता है? भारत ने ये कहा कि अगर चीजें बैक टू नॉर्मल करनी है तो जो फ्रिक्शन पॉइंट है, रिमेनिंग फ्रिक्शन पॉइंट्स जो है, उसमें से आप अपने सोल्जर्स को हटा दीजिए, उसमें प्री कंडीशंस रख दीजिए। जो अप्रैल 2020 से पहले की सिचुएशन थी उसकी स्ट्रॉन्ग डिमांड हमने नहीं की है, और क्राइसिस रिजॉल्व हो चुकी है ये दिखाने के चक्कर में जल्दबाजी हमने यहां पर शायद की है। हमने क्या कहा है चाइना को? हमने ऑफर ये दी है कि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 जो है, बस यहां पर आप डिसएंगेजमेंट क्रिएट कर दीजिए, चीजें जो हैं वो हम मान लेंगे कि नॉर्मल हो चुकी हैं। और इनडायरेक्टली हमने क्या कहा, जो 3 जगहों पर चाइना जहां पर है, अभी मैंने आपको बताया कि 3 ऐसी जगह है जहां पर चाइना का आज भी दबदबा है, तो हम कह रहे हैं कि 15 नंबर PP15 जो है वहां से आप हट जाइए, यहां पर डिसएंगेजमेंट कर लेते हैं, तो हम मान लेंगे कि रिलेशन जो है वो नॉर्मल हो चुके हैं। लेकिन देप्सांग और डेमचोक रीजन जो है, इनको इनडायरेक्टली हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि ये लेगेसी इश्यू है, यानी कि ये और लंबे समय तक चलेंगे।
लेगेसी इश्यू यानी कि ये पुराने इश्यू हैं, तो पुराने इश्यूज हम बाद में सॉल्व करेंगे, आप ये चीज सॉल्व कर दीजिए, वी विल कंसिडर इट के चीजें जो हैं वो बैक टू नॉर्मल हो चुकी हैं। अनफॉर्चुनेटली जून 2020 में पीएम मोदी साहब ने डिनाई किया था, उन्होंने ऐसा कहा था कि चाइनीज ऑक्यूपेशन जो है वो इंडियन टेरिटरी, जो लद्दाख है इंडिया टेरिटरी में चाइनीज ऑक्यूपेशन नहीं हुआ है। उन्होंने ये जून 2020 की बात है जब कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। पार्लियामेंट में इसको लेकर कोई खास डिस्कशन नहीं हुई है, प्रॉपर मीडिया ब्रीफिंग नहीं हुई है, और ये जो चाइनीज एग्रेशन है, इंग्रेस है, तो इसको पब्लिक आई से सरकार ने दूर रखने की कोशिश की है। अब ऑफ कोर्स नेशनल सिक्योरिटी का एक रीज़न जो है वो दिया जाएगा, एंड आई एम नॉट सेइंग कि सारी जो सीक्रेट चीज़ें हैं वो देश के सामने इन द सेंस कि दुनिया के सामने रख दे और चाइना को हमारी स्ट्रेटजी के बारे में पता चल जाए, ऑफ कोर्स नहीं, लेकिन कुछ डिटेल्स जो है वो सरकार को डेफिनेटली देने की ज़रूरत है। फिर यूएसए के जो एम्बेसडर थे केनेथ जस्टर, उन्होंने ये कहा है कि भारत ने मना किया था हमें कि ना तो चाइनीज एग्रेशन के बारे में कोई मेंशन करें हम, और ना तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कुछ बातचीत करें, तो भारत ने हमें मना किया था, इसलिए यूएसए जो है वो ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करता था। और चाइना जो है वो भारत की सेंसिटिविटीज से अनकंसर्न्ड है, यानी कि उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देखिए मिस्टर यांगी जब यहाँ पर आए उससे पहले वो पाकिस्तान गए हुए थे, और पाकिस्तान में उन्होंने ओपनली कश्मीर का टॉपिक लिया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में जब ये कहा गया कि कश्मीर जो है वो भारत का पार्ट नहीं है और पाकिस्तान का पार्ट बन जाएगा वगैरह वगैरह, तो चाइना ने ये कहा कि जो पाकिस्तान सोच रहा है हम उनका समर्थन दे रहे हैं, और पाकिस्तान के साथ चाइना के काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग टाइज है, काफ़ी सारा एंगेजमेंट होता है, ये वो वगैरह। तो ये सारी बातें वो करके यहाँ पर आए हुए थे, मीन्स उन्होंने कोई ऐसी चिंता भी व्यक्त नहीं की, ऐसा भी नहीं सोचा कि इसके बाद मैं भारत जा रहा हूँ। तो यू कैन क्लियरली सी कि इंडिया की सेंसिटिविटीज़ को लेकर चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर साउथ कोरिया और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जो हैं वो जो चाइना में मेडिकल या फिर दूसरी पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, तो वो अब वापस जा सकते हैं। आज भी 23,000 इंडियन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको परमिशन नहीं दी गई है, उन्होंने हाफ फीस पे कर दी है, उनको पता नहीं है कि उनका हाफ कोर्स खत्म हो चुका है, किसी को बस फाइनल एग्ज़ाम देनी है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनका भविष्य जो है उसके बारे में वी डोंट नो कि क्या होगा, क्या वो वापस चाइना जा पाएंगे, क्योंकि दूसरे देश के लोग जा सकते हैं, तो फिर भारत के लोगों को क्यों मना किया गया है। तो चाइना अगर हमारे साथ हैंडशेक कर रहा है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि चाइना अगर हमारे साथ हैंडशेक कर रहा है, तो दोस्ती का हाथ मिला रहा है, तो वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर मिला रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में हाँ में हाँ मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। चाइना एक तरफ बॉर्डर क्राइसिस कर रहा है और भारत का ट्रेड उनके साथ बढ़ता ही जा रहा है। 2021 में रिकॉर्ड स्थापित हुआ जब दोनों देशों के बीच में $125 बिलियन का ट्रेड हुआ, और जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है उसका सबसे बड़ा रिसिपिएंट, जो लोन का रिसिपिएंट है, सबसे ज़्यादा लोन किसी को मिली है तो वो भारत को मिली है। हांगकांग में जो चीज़ें चल रही हैं उसका भारत सरकार ने विरोध नहीं किया है कभी भी। हमने शिनजियान में जो विगर मुस्लिम्स हैं उनके साथ जिस प्रकार की ट्रीटमेंट होती है इसको लेकर कोई स्टैंड नहीं लिया है। दलाई लामा और टिबेटियन कम्युनिटी जो भारत में रहती हैं तो उनकी चीज़ों को काफ़ी कैलिब्रेटेड रखा जाता है, काफ़ी लिमिटेड रखा जाता है, ताकि बीजिंग जो है वो नाराज़ ना हो जाए। जैसे कल मैंने आपको बताया कि चाइना जो है वो ग्लू की तरह काम करता है, आज इस आर्टिकल में हमें ये पर्टिकुलर शब्द पढ़ने को मिलता है। और इंडिया और अमेरिका की पॉलिसीज़ म्यांमार, ईरान और अफ़गानिस्तान को लेकर काफ़ी अलग है, लेकिन जब चाइना की बात आती है तो पॉलिसीज़ जो हैं वो काफ़ी सेम है। अमेरिका भी ये मानता है कि इंडिया एक इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स देश है, नो डाउट, व्हेन इट कम्स टू इंडो पैसिफिक, लेकिन एक बहुत बड़ा पावर गैप भी है, राइट। चाइना की इकोनॉमी हमसे 6 गुना ज़्यादा बड़ी है, तो ड्रैगन इज़ ह्यूज, ड्रैगन इज़ जायंट, इतना ईजी नहीं होगा, लेकिन इंडिया की हिम्मत की दाद तो देनी पड़ेगी, राइट। इतनी बड़ी इकोनॉमी है चाइना और इतने सारे पैसे खर्च करते तो भी हमने उनकी आंख में आंख डालकर उनका सामना किया है। तो इसमें तो डेफिनेटली भारत की जो हमारी मिलिट्री है और सरकार है उसके लिए लाइक तो बनता ही है।
और इंडिया रियलाइजेस दैट इट नीड्स द यूएस टू काउंटर द थ्रेट फ्रॉम चाइना। डेफिनेटली हमें यूएसए की एक मदद की ज़रूरत रहेगी और यूएसए को भी भारत की मदद चाहिए अगर चाइना को कंट्रोल करना है। तो जब व्यंग जी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने एक ऑफर की है चीज़ को, एक वर्चुअल G2 की ऑफर की, और ये एक प्रकार का इंडिया चाइना प्लस साउथ एशिया में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर दोनों देश मिलकर कोलैबोरेट करें, तो ऐसा एक ऑफर जो है वो उन्होंने दिया है। बट एनीवे सो फार आज के जो पॉइंट्स हमने देखे तो वी नो क्लियरली कि चाइना जो है वो बिल्कुल ही सेंसिटिव नहीं है भारत की चीज़ों को लेकर, और अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर वो भारत के साथ डील करना चाहता है। और भारत ने भी कुछ गलतियां की जिसके बारे में हमने बातचीत की है, इज़न्ट इट? तो हाँ, ये हैं स्टेटस ऑफ इंडिया चाइना रिलेशन एज फार एज बॉर्डर इज कंसर्न। आगे फ्यूचर में इस विषय को लेकर कुछ चीजें आएगी, देन डेफिनेटली वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माई मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। क्यूरियसली फॉर एवर धीरे धीरे करके बड़ा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है, एंड बहुत सारे नए लिसनर्स ज्वाइन कर रहे हैं इसको, बहुत सारे लोगों के ऊपर इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, जो मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आई एम सो ग्लैड, सो हैप्पी डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ए फुलर लर्निंग, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है। हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक इंटरेस्टिंग डिसीजन लिया है। डिसीजन ये है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं या फिर ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा है, तो आप मीन्स अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, राइट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा की, तो आप एक साथ 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स को पढ़ सकते हैं। पता चला? मतलब यह है कि लेट्स से आप बीबीए कर रहे हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये कोर्स तो आपका चल रहा है, आप साइड में लेट्स से आर्ट्स का कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो ये चीज भी आप कर पाएंगे। यू कैन मिक्स एंड मैच, राइट। तो ये एक नई चीज की शुरुआत हुई है, और इसके बारे में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी बात हुई थी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक से ज्यादा अगर 2 कोर्सेज एक साथ परस्यू करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच का ज़माना है। आप जो पढ़ाई करते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, इसमें भी इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है। जब आप जियोग्राफी को पढ़ते हैं, और जियोग्राफी के साथ साथ जब आप लेट्स से हिस्ट्री की थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हैं, तो आप चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं कि लेट्स से इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग नदियों के किनारे रहते थे, तो इसीलिए जो मटके थे उनके शेप खास प्रकार के थे, राइट। उनका जो फेस है वो थोड़ा बड़ा था। आई एम नॉट वेरी गुड इन ड्राइंग मटका, बट ये रहा एक एग्जाम्पल। तो इसका जो ये जो माउथ होता है वो बड़ा था, क्यों? क्योंकि नदियों के पास रहते थे, इज़न्ट इट? तो पानी भरना जो है, एक पानी का फ्लो जा रहा है, आप ऐसे ही करेंगे तो विद इन कपल ऑफ सेकेंड्स आपका ये जो मटका है वो पानी से भर जाएगा। सेम थिंग इफ यू गो टू लेट्स से अरेबिक आप कल्चर में देखेंगे, तो यू विल फाइंड कि उनका पानी भरने का जो वेसल है वो थोड़ा अलग होता था। द रीज़न इज के पानी की शॉर्टेज है वहाँ पर, और इवापोरेट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर हमने जो ऐसी एक लैम्प टाइप की, जो एक केटल टाइप का जो शेप है कि पानी निकालने के लिए इट्स लाइक ऐसा एक शेप होता है ना, कि तो वेस्ट ना हो पानी, इसलिए इस प्रकार का ऐसे मटके में से अगर आप कई ग्लास में पानी भरेंगे तो बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाएगा, लेकिन यू कैन नॉट अफोर्ड इट ओवर हियर। तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, राइट, फिर इकोनॉमी पर बेस्ड आपकी पॉलिटी, ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, इज़न्ट इट? तो ये चीज जो है वो आज कहीं ना कहीं मिसिंग थे। साइंस के स्टूडेंट्स जो हैं दे आर वेरी गुड इन साइंस, लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स के बारे में ना के बराबर नॉलेज है। सेम थिंग गोज विद अदर स्ट्रीम्स। तो ये जो सिलोज में एजुकेशन चल रहा था, अब ये एलिमिनेट करने की बात है। एक इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच आया है, राइट, सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हों, ब्रॉड बेस्ड ऑफ एक्सपर्टीज डेवलप हो हमारे स्टूडेंट्स में, ताकि नए नए चैलेंजेस जैसे कि क्लाइमेट चेंज, जॉब जनरेट करना,
जो आपका ऑफिस है तो या फिर जो आपका वर्क प्लेस है तो वहाँ पर एक यूनिटी हो, डाइवर्सिटी हो, तो ये सारी चीज़ों के लिए ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो बहुत काम आएगा और बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा। चैलेंजेस जो होंगे वो होंगे इम्प्लीमेंटेशन में। सबसे पहले जो इम्प्लीमेंटेशन का चैलेंज मुझे नज़र आता है दैट इज़ चैलेंजेस फॉर टीचर्स। कि देखिए टीचर्स को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई होती है। लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको रिजल्ट क्रिएट करना है, राइट टाइम पर अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट करना है, टाइम टेबल पे चलना है। और फिर आपके लिए आपके सामने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी आएंगे लेट्स से कि उनका एकेडमिक बैकग्राउंड जो है वो लेट्स से हिस्ट्री नहीं है, वो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आप हिस्ट्री की क्लास ले रहे हैं तो उनको हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है। तो आप उनको कैसे ट्रेन करेंगे, आप उनको कैसे कौन कौन सी चीज़ें रेकमेंड करेंगे। फिर प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज ना होने की वजह से स्टूडेंट्स क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो ये इस प्रकार के चैलेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे। यूजीसी जो है उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि टीचर्स जो हैं उनके अंदर भी वो थोड़ी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आए, तब जाकर वो स्टूडेंट्स को वो चीज़ जो है वो सिखा पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑटोनॉमी। चलो यूजीसी ने डिसीजन तो ले लिया, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन के लिए और इंस्टीट्यूशन के बाद एक टीचर के लिए क्या वो स्वतंत्रता, क्या वो ऑटोनॉमी टीचर को या फिर इंस्टीट्यूशन को दी जाएगी कि वो अपने हिसाब से कोर्स को डिज़ाइन कर सके। तो ये भी एक चीज़ है जिसके बारे में मीन्स ये कुछ चैलेंजेस हैं जिसके बारे में हमें और ज़्यादा सोचना चाहिए। इसी के साथ कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनके कुछ एडवांटेज, लेट्स से कोई कॉमर्स में बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन है, कोई आर्ट्स का बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन है, कोई साइंस का अच्छा है, तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका एक कोर एडवांटेज ही होता है कि वो साइंस में बेस्ट है, वो फिर दूसरी किसी भी चीज़ को एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, दे वांट टू फोकस ऑन साइंस ओनली, और उसमें भी कोई गलत बात नहीं है, दे आर एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रीम। तो अब यहाँ पर अगर उनको कहा जाएगा कि आप मीन्स कोई और स्टूडेंट्स जो हैं लेट्स से हिस्ट्री का स्टूडेंट जो है वो फिर ऐसे कोर इंस्टीट्यूशंस में एंटर होंगे, तो फिर ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो एक एडवांटेज है वो थोड़ा बहुत लूज हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिसके बारे में यूजीसी को सोचना चाहिए। वेलकम मूव पायोनियर का ये आर्टिकल है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं कि अगर आप लेट्स से दूसरा कोर्स एक साथ, ये सेम टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं राइट, तो क्लास टाइमिंग्स ऑफ वन प्रोग्राम डोंट ओवरलैप विद द अदर वन, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि फिर आपने बीबीए लिया है और फिर लेट्स से साइंस में बायोलॉजी लिया है, तो दोनों की क्लासेस एक टाइम पर हैं, तो ऐसी चीज़ें अलाउड नहीं होगी ऑफ कोर्स राइट। एक जगह पर दो मीन्स एक टाइम पर दो जगह पर नहीं रह सकते। Universities will be given the flexibility to decide if they want to offer such a scheme of programs. ये यूनिवर्सिटीज़ को ये स्वतंत्रता दी जाएगी कि वो डिसाइड करें कि उनको इस प्रकार के प्रोग्राम्स अलाउ करने हैं या फिर नहीं करने हैं। और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं लेट्स से कुछ ऐसी कॉलेजेस हैं, तो ये कॉलेजेस ऐसी हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के नीचे काम करती हैं राइट। तो ऐसी कॉलेज कुछ ऐसी कॉलेजेस हैं जिनको इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ना है और उन जिस यूनिवर्सिटी के साथ वो एफिलिएटेड है वो यूनिवर्सिटी ये चीज़ नहीं करना चाहती, तो उस टाइम पर क्या होगा, इसको लेकर भी थोड़ी क्लैरिटी की आवश्यकता है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन नाउ फॉलो द कोर्सेज ऑफ देयर चॉइस इन फिजिकल मोड आइदर एट द सेम यूनिवर्सिटी और फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। ये भी एक छूट दी गई है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने फिजिकल मोड में दो यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस ले सकते हैं। और अगेन यहाँ पर ये होगा कि लेट्स से कि एक स्टूडेंट ने ऑलरेडी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है, वो फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ नहीं करता है और दूसरा जो है वो अलाउ करता है, तो उसमें क्या स्टूडेंट के फाइनल रिजल्ट पर इम्पैक्ट आएगा नहीं आएगा, या फिर जो यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करती है उनको देखना नहीं है वो कि वो स्टूडेंट जो है वो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाई कर रहा है। तो आई होप इसमें तो कोई इश्यू ना हो, तो इस चीज़ को लेकर क्लैरिटी की थोड़ी आवश्यकता है। रैपिड इंक्रीज इन डिमांड फॉर हाई क्वालिटी हायर एजुकेशन में हाई क्वालिटी की डिमांड जो है वो काफ़ी इंक्रीज हुई है, और अब जो फिजिकली आपको हर जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है, ऑनलाइन एजुकेशन अवेलेबल है, तो यस स्टूडेंट्स जो हैं उनको काफ़ी एक वाइडर ऑप्शन डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन इसी के साथ साथ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो फुल टाइम डिग्रीज हैं शायद उनकी थोड़ी बहुत वैल्यू डाइल्यूट हो सकती हैं, क्योंकि आज भी वो माइंडसेट हैं राइट। अगर मैं कहूँ कि मैंने मैनेजमेंट और साइंस
दोनों में, या फिर मैनेजमेंट और आर्ट दोनों में मेरे पास डिग्री हैं और एवरेज मार्क्स है मेरे दोनों में, तो फिर फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस में उस स्टूडेंट को मुझे लगता है ज़्यादा वेटेज मिलेगा जिसको मैनेजमेंट में ज़्यादा मार्क्स है या फिर आर्ट्स में ज़्यादा मार्क्स है, डिपेंड्स कि मैं किस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो मेरे पास बेस्ट ऑफ बोथ हैं, तो शायद उसको इतना ज़्यादा अप्रिशिएशन ना मिले, बहुत कम कंपनीज होगी, वरना तो फिर वो फाइनल रिजल्ट पर देखते हैं, क्योंकि आज भी वो पुराना माइंडसेट है। तो डिग्रीज जो है फुल टाइम डिग्रीज वो डाइल्यूट ना हो जाए, अगर होगी तो फिर बच्चों के ऊपर इसकी क्या है और जॉब टाइम पर क्या इम्पैक्ट आएगी, जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तब, तो ये चीज़ सोचने की बात है। और एक और चीज़ है कि क्या फिर स्टूडेंट्स जो हैं वो 24/7 पढ़ाई ही करते रहेंगे। देखिए, एजुकेशन जो है वो एक सोशल एक्टिविटी भी है। हम सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं, या फिर क्लासरूम या फिर लेक्चर अटेंड करने से नहीं, हम लोगों के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम होते हैं, तो हर जगह पर अगर हम हमारी वो दृष्टि है तो हर जगह पर हमें कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलती है, और इंटरेक्शन से भी हम काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सीख सकते हैं, इज़न्ट इट। तो फिर अगर बच्चे एक क्लास खत्म हुआ और दूसरे क्लास में गए, ये वो, तो सोशल एक्टिविटीज़ और दूसरी सारी एक्टिविटीज़ के लिए क्या उनके पास समय बचेगा, तो ये भी एक ऑफ कोर्स प्रश्न तो बनता ही है, राइट। टीबी मुक्त भारत पायोनियर का ये आर्टिकल है। 24 मार्च को हर साल वर्ल्ड टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस डे के तौर पर ऑब्जर्व किया जाता है, और इस साल की जो थीम है वो आपकी स्क्रीन पर है, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। ट्यूबरक्लोसिस एक साइलेंट पेंडेमिक है जो वर्ल्ड वाइड बहुत सारे दशकों से चल रहा है। आई एम यूजिंग द वर्ड दशकों, डेकेड्स से चल रहा है, राइट। 50 साल हो गए, उससे भी ज्यादा, 50 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया है, 60 ईयर्स, 70 ईयर्स टीबी जो है वो लंबे समय से चल रहा है। अच्छी बात है ये है कि टीबी को लेकर जो दवाई और ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और ग्लोबली 10 मिलियन लोगों को टीबी है। 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ लोगों को ट्यूबरक्लोसिस है, और सबसे ज़्यादा ये केसेस आपको हमारे देश में देखने को मिलेंगे। टीबी इज़ ऑफ कोर्स इन्फेक्शियस डिजीज़ और डेडली डिजीज़ है। अगर राइट टाइम पर इसको क्योर ना किया जाए तो ये लोगों की जान भी ले सकता है, और उस व्यक्ति को जिसको हुआ है उसकी जान तो जाएगी, इसी के साथ साथ दूसरे सारे लोगों को भी ये टीबी जो है वो हो जाएगा। तो टीबी को एलिमिनेट करने के लिए लार्ज स्केल प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे हैं, और दुनिया के अलग अलग देशों में चल रहे हैं। भारत भी काफ़ी अच्छा काम इसमें कर रहा है। हमने 10 मिलियन टीबी पेशेंट्स को नेशनल प्रोग्राम के तहत ट्रीट किया है, और अभी जो 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और 2035 एंड टीबी टारगेट जो है उसमें हम बहुत ही पीछे हैं, लेकिन भारत जो है वो प्रयास कर रहा है। अब कोविड-19 क्राइसिस में क्या हुआ, आई एम श्योर आपका भी ये एक्सपीरियंस रहा होगा, आपने किसी ना किसी से ये सुना होगा कि कोई रिश्तेदार है, कोई फैमिली फ्रेंड है जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, या फिर किडनी का प्रॉब्लम है, या फिर कोई दूसरा प्रॉब्लम है हेल्थ रिलेटेड, तो उनको बेड नहीं मिल रहे थे, उनको मीन्स हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही थी, बिकॉज कोविड-19 ने ही सारे डॉक्टर्स और सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा फोकस कोविड-19 को मिला, बिकॉज इट वॉज अगेन ए नोवेल थिंग, नई चीज़ थी एक्सेट्रा। तो इसमें क्या हुआ पता है कि जो टीबी का डायग्नोसिस हो रहा था, टीबी की ट्रीटमेंट सर्विस चल रही थी, तो ये सारी चीज़ें बैक बेंच में चले गई, और लगभग 25% जितना रिडक्शन आया टीबी नोटिफिकेशन केसेस में, क्योंकि ज़्यादा फोकस जो है वो कोविड पर था। ऑपरेशनल सपोर्ट और सर्विसेज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट टाइम पर टीबी को डायग्नाइज किया जाए, उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। ट्रीटमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये है कि कंटिन्यूटी। जैसे ही जो पेशेंट है उसको ऐसा लगता है कि चलो वो अब अच्छा हो गया, खांसी वासी बंद हो गई, तो फिर वो टीबी की दवाई लेना बंद कर देते हैं, और फिर टीबी जो है वो वापस स्टार्ट हो जाता है, और नेक्स्ट टाइम जब स्टार्ट होता है तो और ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो कंटिन्यूसली आपको उस पर्टिकुलर पेशेंट के टच में रहना पड़ता है, और यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन आजकल ये जो कोविड आ गया, तो कोविड के बाद ये जो एक्टिव जो स्क्रीनिंग है, जो हम खुद एक किट लेकर अपने आप को डायग्नाइज कर सकते हैं, तो इस चीज़ की शुरुआत हुई है। तो इसको डोर टू डोर टेस्टिंग में हमें तब्दील करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उनको ये कोविड के एरा में टीबी इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन उनको इसके बारे में पता नहीं है। और जितना ज़्यादा डायग्नोसिस होगा, अगेन जो चीज़ हमने कोविड के टाइम पर की थी वही यहाँ पर करनी है,
कि जितना ज़्यादा डायग्नोसिस होगा तो उतने केसेस के बारे में आपको पता चलेगा और उतने लोगों की दवाई जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। और दवाई जो है उसके लिए भी एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दवाई कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। राइट टाइम पर सरकारें उनको खरीदें और दवाई की सप्लाई जो है इसका मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, कभी भी स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि टीबी जो है ये कंटिन्यूस फाइट है। टीबी की जो सिम्टम्स है वो खत्म हो जाए उसके भी 2-3 महीने तक आपको दवाई लेनी पड़ती है, लगभग 6 महीने का कोर्स होता है। और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है जिसमें बहुत सारी दवाई, फिर दवाई की भी एक इम्पैक्ट आपके शरीर पर होती है। तो इट इज़ बेटर कि जो एक स्टार्टिंग के फेज में ही टीबी को डिटेक्ट किया जाए और उसको हैंडल किया जाए, तो फिर ये धीरे धीरे स्प्रेड ना हो, क्योंकि ये स्प्रेड भी काफ़ी इन्फेक्शियस डिजीज़ है और जैसे मैंने बताया कि दशकों से चलने वाला ये डिजीज़ है। तो लेट्स होप के अब बैक टू नॉर्मल चीज़ें हो जाएगी और अब धीरे धीरे हो भी गई है। तो अब टीबी के ऊपर जो फोकस टीबी के ऊपर देना चाहिए वो अब वापस इसको मिलने लगे और जल्द से जल्द हम हमारे देश को टीबी मुक्त भारत बना सकें। यूनाइटेड किंगडम के फॉरेन सेक्रेटरी लेट मार्च को भारत की यात्रा पर आए थे, तो इनका नाम क्या है बताइए। 4 ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।